मुंबई, जहां हर गली में कोई ना कोई अपनी किस्मत बदलने का ख्वाब देखता है, लेकिन 80 और 90 के दशक में इस शहर की गलियां सपनों से ज्यादा गोलियों की आवाज से गूंज रही थीं। सड़कों पर खून बह रहा था। हर दिन किसी नए गैंगवार की खबर अखबारों की सुर्खियां बन रही थीं। 2 नाम, 2 दुश्मन, 2 गैंग। एक ऐसा खेल जिसमें सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो राज करो या मिट जाओ। एक ने अपने खौफ और दिमाग से पूरी अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमाने की ठानी, तो दूसरे ने अपनी गलियों से निकलकर इस बादशाहत को खुली चुनौती दे दी। पुलिस चाहकर भी इस जंग को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, बल्कि पूरा शहर इस गैंगवार की चपेट में था। कौन किस पर भारी पड़ा, किसने अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए कौन कौन से खतरनाक हथकंडे अपनाए, और आखिर में इस खून खराबे का क्या अंजाम हुआ। इस वीडियो में आपको वो सब कुछ पता चलेगा जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए बदलकर रख देने वाला था। तैयार हो जाइए एक ऐसी हकीकत जानने के लिए जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1970 से 80 का दौर था। मुंबई की गलियां पहले जैसी नहीं रहीं। एक तरफ चकाचौंध भरी दुनिया थी, तो दूसरी तरफ गैंगस्टरों का खौफ बढ़ रहा था। इसी माहौल में 2 नाम उभरे। एक था अरुण गवली, जो डगड़ी चौल का बच्चा था, और दूसरा था दाऊद इब्राहिम, जो डोंगरी की गलियों में बड़ा हुआ। दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से बहुत अलग थीं, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें आमने सामने ले आई, और फिर जो हुआ उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड की पूरी तस्वीर ही बदल दी। अरुण गवली का जन्म एक गरीब मराठी परिवार में हुआ था। उसका बचपन डगड़ी चौल की तंग गलियों में बीता, जहां हर तरफ बेरोजगारी और गरीबी का अंधेरा था। वहां रहने वाले ज्यादातर लोग मिलों में काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे मिलें बंद होने लगीं, लोगों के पास कमाने का कोई जरिया नहीं बचा। मजबूरी में कई लोग अपराध की दुनिया में उतरने लगे, और गवली भी इन्हीं में से एक था। वह कोई बचपन से अपराधी बनने का सपना नहीं देख रहा था, लेकिन हालात ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया। शुरू में उसने छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन फिर उसकी दोस्ती रामा नाइक और बाबू रेशीम से हो गई। तीनों ने मिलकर अपना एक छोटा गिरोह बना लिया, और धीरे धीरे मुंबई के कुछ इलाकों में अपनी धाक जमाने लगे। उधर दाऊद इब्राहिम की कहानी थोड़ी अलग थी। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे, लेकिन दाऊद पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह बचपन से ही बड़े सपने देखता था, पैसा, पावर और मुंबई पर राज करने का सपना। वह धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया और छोटे मोटे अपराध करने लगा। चोरी, लूटपाट, मारपीट। दाऊद हर उस चीज में शामिल था जो उसे जल्दी अमीर बना सके। फिर उसकी नजर पड़ी हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े गैंगस्टरों पर, जो उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे थे। दाऊद ने इनके लिए काम करना शुरू किया, और जल्द ही अपने तेज दिमाग और चालाकी से सबका ध्यान खींच लिया। अब तक दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका आमना सामना होना तय था। दाऊद अपनी डी कंपनी खड़ी कर रहा था, जबकि गवली अपने गैंग को मजबूत बना रहा था। असली टकराव तब शुरू हुआ जब दोनों ही मुंबई पर राज करना चाहते थे। गवली और उसके साथी रामा नाइक और बाबू रेशीम ने कुछ इलाकों में अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन दाऊद चाहता था कि पूरा अंडरवर्ल्ड सिर्फ उसी के इशारों पर चले। इसी वजह से दोनों के बीच तनातनी शुरू हो गई। 1980 के दशक में यह दुश्मनी खुलकर सामने आई, जब एक प्रॉपर्टी डील को लेकर दोनों गैंग आमने सामने आ गए। यहां पहली बार गवली और दाऊद के लोगों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद मुंबई की गलियों गलियों में गैंग वॉर शुरू हो गया। लेकिन असली जंग तब छिड़ी जब 1986 में दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर की हत्या हो गई। यह हमला गवली गैंग ने किया था, और इसने दाऊद को अंदर तक हिला दिया। शब्बीर की मौत के बाद दाऊद ने कसम खा ली कि वह इसका बदला जरूर लेगा, और यही से शुरू हुआ मुंबई का सबसे खूनी गैंग वॉर। शब्बीर की मौत के बाद मुंबई का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। यह सिर्फ 2 गैंग्स की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह पूरी मुंबई के अंडरवर्ल्ड का नक्शा बदलने वाली जंग थी। दाऊद अब अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसकी बादशाहत खत्म हो सकती है। दूसरी तरफ गवली और उसके साथी भी यह जानते थे कि अब दाऊद उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर की वजह से गवली का गैंग और ज्यादा आक्रामक हो गया था। वह अब सिर्फ अपना इलाका बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसने खुलेआम दाऊद को चुनौती दे दी थी। 1990 का दौर आते आते मुंबई का अंडरवर्ल्ड पूरी तरह खून खराबे की चपेट में आ गया था। हर हफ्ते कोई ना कोई शूट आउट हो रहा था। कभी गवली के आदमी मारे जाते, तो कभी दाऊद के दोनों गुटों ने मुंबई को एक जंग का मैदान बना दिया था। इस गैंग वॉर में कई बड़े नामों की जान गई। दाऊद ने सबसे पहले गवली के खास आदमी सुधाकर चौहान को मरवा दिया। सुधाकर गवली का दायां हाथ था, और उसकी हत्या से गवली के गैंग को बड़ा झटका लगा। लेकिन गवली ने भी चुप बैठने की बजाय दाऊद के सबसे करीबी आदमी प्रकाश शेट्टी को टारगेट किया। वह दाऊद के बिजनेस का अहम हिस्सा था,
और उसकी हत्या से डी कंपनी की फाइनेंशियल सपोर्ट पर असर पड़ा। इसके बाद सबसे बड़ा हमला हुआ 1992 में, जब गवली के गैंग ने अली भाई पार्कर को टारगेट किया। अली भाई डी कंपनी के पुराने मेंबर थे और दाऊद का पूरा भरोसा उनके ऊपर था। जैसे ही गवली को मौका मिला, उसने अपने शूटर्स को भेजकर अली भाई को खत्म करवा दिया। यह वार इतना गहरा था कि दाऊद बौखला गया। अब तक यह सिर्फ गैंग वॉर था, लेकिन अब यह बदले की जंग बन चुकी थी। दाऊद हमेशा से अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था। वह सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहना चाहता था। इसलिए उसने 1993 के मुंबई बम धमाकों की पूरी प्लानिंग की। इस हमले ने मुंबई को हिलाकर रख दिया और सरकार ने दाऊद को सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। जब पुलिस ने इस धमाके की जांच की तो उन्हें पक्के सबूत मिले कि दाऊद इसका मास्टरमाइंड था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया और उसे पकड़ने के लिए पूरे देश में खोजबीन शुरू हो गई। दाऊद को यह समझते देर नहीं लगी कि अगर वह मुंबई में रहा तो या तो पुलिस उसे पकड़ लेगी या फिर गवली के लोग उसे मार देंगे। उसने दुबई भागने का प्लान बनाया और चुपचाप मुंबई छोड़कर चला गया। कुछ साल बाद जब दुबई में भी उसे खतरा महसूस हुआ तो वह पाकिस्तान चला गया। वहां की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे पनाह दी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली। दाऊद के भागने के बाद गवली को लगा कि अब वह मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन सकता है, लेकिन उसका यह सपना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। मुंबई पुलिस अब पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी थी। उन्होंने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स को एक्टिव कर दिया और एक एक कर सभी गैंगस्टरों को खत्म करने का प्लान बनाया। इस ऑपरेशन के तहत सादिक कलिया बाबा मुसले, सुनील सावंत, विजय तावड़े जैसे कई गैंगस्टर्स को या तो एनकाउंटर में मार दिया गया या फिर गिरफ्तार कर लिया गया। गवली को यह समझ आ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह भी या तो मारा जाएगा या फिर जेल में जिंदगी बिताएगा। इसलिए उसने राजनीति में कदम रखा। उसने अखिल भारतीय सेना नाम की एक पार्टी बनाई और खुद को गरीबों का मसीहा बताने लगा। उसने लोगों को भरोसा दिलाया कि वह सिर्फ उनके भले के लिए काम कर रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस ने गवली को कभी माफ नहीं किया। उन्होंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिया। 2008 में पुलिस को मौका मिला और उन्होंने गवली को शिवसेना नेता कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया। यह केस गवली के लिए बहुत भारी पड़ा। पुलिस के पास पक्के सबूत थे कि यह हत्या गवली के इशारे पर की गई थी। आज अरुण गवली जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वह कभी कभी राजनीति में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ दाऊद अब भी पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी हालत भी पहले जैसी नहीं रही। ISI ने उसे सुरक्षा तो दी है, लेकिन अब वह भी छिपकर रहने को मजबूर है। उसकी डी कंपनी पहले जितनी मजबूत नहीं रही, क्योंकि कई देशों ने उसके नेटवर्क को तोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये थी उस दौर की वो सच्चाई जिसने मुंबई की सड़कों को खून से लाल कर दिया था। ये सिर्फ दो गैंगस्टर्स की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड की बाजी पलट देने वाली जंग थी। इस लड़ाई में कोई जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा तो कोई आज भी कानून की पकड़ से बाहर है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो कभी बादशाह हुआ करते थे, उनकी कहानियां अब बीते कल का हिस्सा बन चुकी हैं, पर इनकी छवि आज भी इस शहर के कोनों में दबी हुई है। हालांकि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे और दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस सच से वाकिफ हो सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही और रियल और दमदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली हकीकत के साथ।